Hello learners, I am Dr. Meenu from LBSM College करंडी। इस वीडियो लेक्चर में हम बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के विषय में बात करेंगे, जो कि इसका पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग पायरिमिडिन राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बायोसिंथेसिस के विषय में आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम लोग जाए पायरिमिडिन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के विषय में बात करें और समझें, सबसे पहले ये जानते हैं कि राइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या है और न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस पेंटोज एंड फॉस्फेट, और इसमें पेंटोज शुगर जो होता है वो डी राइबोस के फॉर्म में है, और जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वे आरएनए के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डीएनए। और इसमें जो शुगर यूज़ होता है दैट इज़ 2-डीऑक्सी डी राइबोस, जो कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में यूज़ होता है। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये आरएनए और डीएनए इन दोनों के सिंथेसिस में, यानी इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और आरएनए और डीएनए को ये बनाते हैं। और ये कोएंजाइम्स के फॉर्म में भी इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में, और इस तरीके से इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनका इम्पोर्टेंस बहुत ही बढ़ जाता है अगर हम लोग सेलुलर किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करें। तो चलिए जानते हैं कि सिंथेसाइज कैसे होंगे। पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो 2 पाथवे को फॉलो करते हैं फॉर देयर बायोसिंथेसिस। फर्स्ट इज डी नोवो पाथवे, सेकंड सैल्वेज पाथवे। डी नोवो पाथवे ऐसा पाथवे होता है जिसमें जो पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो फुली न्यू सिंथेसाइज होते हैं, और सैल्वेज पाथवे ऐसा होता है कि इसमें जो एग्जिस्टिंग नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उनमें पीआरपीपी के हेल्प से जो राइबोस 5 फॉस्फेट है उसे ऐड करा दिया जाता है प्री एग्जिस्टिंग नाइट्रोजनस बेसिस में, और वे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अपने न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में। तो चलिए इन दोनों पाथवे को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट कुछ आउटलाइन के विषय में, जो मेजर आउटलाइन है डी नोवो पाथवे और सैल्वेज पाथवे का, इसके विषय में हम लोग बात करते हैं। तो जो डी नोवो पाथवे है वो किस तरीके से लाइन अप होता है, यानी आउटलाइन क्या है उसका। तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज सिंथेसिस ऑफ पायरिमिडिन रिंग फ्रॉम CO2, ग्लूटामिन एंड एस्पर्टेट। एस्पर्टेट रेस्पिरेटरी CO2 और ग्लूटामिन के प्रेजेंस में एट फर्स्ट CO2 एंड ग्लूटामिन कंबाइन होगा, और उसके बाद में उसमें आकर के एस्पर्टेट ऐड होता है। इसके बाद में जो पायरिमिडिन रिंग है ये फॉर्म होता है। एक बार रिंग क्लोजर हो गया उसके बाद उसमें राइबोस 5 फॉस्फेट आकर करके ऐड हो जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाता है ओरोटेट में, और जो ओरोटेट है वो फिर कन्वर्ट होगा ओरेटिडिन मोनोफॉस्फेट, जो कि पहला पायरिमिडिन राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है, और पेरेंट पायरिमिडिन राइबोन्यूक्लियोटाइड, और वो है ओरेटिडिन मोनोफॉस्फेट। अब एक बार ओरेटिडिन मोनोफॉस्फेट बन गया तो उससे फिर यूडीपी का सिंथेसिस होगा, यानी यूरिडिन मोनोफॉस्फेट का, यूरिडिन डाइफॉस्फेट का, उसके बाद पहले यूरिडिन मोनोफॉस्फेट का, फिर उससे यूरिडिन डाइफॉस्फेट का सिंथेसिस होता है। और फर्दर ये जो यूरिडिन मोनोफॉस्फेट होता है इसी से ट्रांसफॉर्म होता है CTP, और UDP से CTP, और दूसरे पाथवे से डीऑक्सी TMP यानी DTMP यानी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट का सिंथेसिस होता है। ये हो गया हमारा डी नोवो पाथवे। और सैल्वेज पाथवे में क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट और यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, दोनों ही का सिंथेसिस, तीनों ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसिस जो होगा वो होगा साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिन नामक नाइट्रोजनस बेसिस से। तो चलिए अब डी नोवो पाथवे को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। द सिंथेसिस ऑफ पायरिमिडिन्स इज़ अ मच सिंपलर प्रोसेस कंपेयर टू दैट ऑफ प्यूरिन। प्यूरिन की अपेक्षा पायरिमिडिन का सिंथेसिस बहुत ही सिंपल होता है, और इसमें एस्पर्टेट, ग्लूटामिन का अमाइड ग्रुप और CO2 कंट्रीब्यूट करता है,
अपने कार्बन और नाइट्रोजन को डोनेट करने में इन द फॉर्मेशन ऑफ पायरिमिडिन रिंग, और ये बनवाता है पायरिमिडिन रिंग। एक बार रिंग सिंथेसाइज्ड हो जाएगा, उसमें फिर राइबोस 5 फॉस्फेट को ऐड करा दिया जाता है। अब देखते हैं कौन सा नाइट्रोजन या कार्बन किससे आता है। तो N1 नाइट्रोजन 1 पोजीशन पर जो नाइट्रोजन है C4, C5 एंड C6 ऑफ द पायरिमिडिन, यहाँ हम लोग फर्स्ट पोजीशन का नाइट्रोजन देख सकते हैं। इसके अलावा C6, C5 और C4 या C4, 5, 6 भी हम लोग कह सकते हैं, ये आता है एस्पर्टेट से। इसके अलावा N3 इज ऑब्टेन फ्रॉम द अमाइड ग्रुप ऑफ ग्लूटामिन, यहाँ हम लोग देख सकते हैं N3 जो है वो अमाइड ग्रुप से आया है। और उसके बाद जो N2 है वो आ गया है कार्बन डाइऑक्साइड से, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, ये रेस्पिरेटरी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब पायरिमिडिन्स आर सिंथेसाइज्ड है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एज वेल एज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ऐसे तो जो फर्स्ट पेरेंट जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में ये पायरिमिडिन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसिस होता है। उसके बाद उस राइबोन्यूक्लियोटाइड से उसी पाथवे आगे प्रोसीड करेगा और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट होता है। और ये कहाँ होगा, साइट ऑफ सिंथेसिस। तो जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं बॉडी के सभी में पायरिमिडिन बायोसिंथेसिस होता है। प्यूरिन के जैसा कुछ स्पेसिफिक साइट नहीं है, ये सभी न्यूक्लिएटेड सेल में होगा। जिस भी सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वहाँ पर इसका बायोसिंथेसिस होगा। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं कि पहले स्टेप में क्या होता है। सबसे फर्स्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है, रेस्पिरेटरी कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूटामिन, ये दोनों एटीपी के प्रेजेंस में कंबाइन होते हैं और इसमें जो एंजाइम लगता है उसे, और कंबाइन होने के बाद में क्या प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज़ कार्बामाइल फॉस्फेट। और जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा उसे हम लोग कहते हैं CPS2, शॉर्ट फॉर्म में CPS2, और इससे कहा जाता है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2। अब ये जो CPS2 है ये एंजाइम दो प्रकार का होता है, CPS2 एंड CPS1, जिसमें से CPS1 जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, जो कि हम लोगों को इसमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो सिंथेसिस हो रहा है पायरिमिडिन का, ये साइटोसोमल एंजाइम के द्वारा होता है। और साइटोसोमल एंजाइम क्या है, ये है CPS2। तो ये जो रिएक्शन है ये कैटालाइज होगा CPS2 के द्वारा, और ये एक साइटोसोलिक या साइटोसोमल एंजाइम है, नॉट अ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। ये CPS से बिल्कुल भी अलग है, इसलिए इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्या हमने देखा कि CO2 ग्लूटामिन ATP के प्रेजेंस में और कैटालाइज होगा कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज से, और क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा कार्बोमाइल फॉस्फेट। अब एक बार कार्बोमाइल फॉस्फेट बन गया, और इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है जो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, कि ये भी फीडबैक इनहिबिशन इसका भी होता है। और अगर सबस्ट्रेट यानी जो इसका प्रोडक्ट है, जो UTP जैसे इससे बनना है, तो UTP अगर पहले से प्रेजेंट होगा, मतलब इससे जो ये पूरे रिएक्शन पूरे पाथवे का रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ यूरिडिन ट्राईफॉस्फेट, या जो भी न्यूक्लियोटाइड जो इसे बनना है वो अगर प्रेजेंट रहता है, यानी प्रोडक्ट प्रेजेंट रहेगा, तो ये इसका जो पूरा प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगा। इस तरीके से ये भी फीडबैक इनहिबिशन से ये काम करता है CPS2। अब प्रोडक्ट क्या बना, कार्बोमाइल फॉस्फेट। अब एक बार कार्बोमाइल फॉस्फेट बन गया तो एस्पर्टेट आता है, एस्पर्टेट आएगा और वो क्या करेगा, ये जो फॉस्फेट है, ये प्रोडक्ट सबस्ट्रेट में जो फॉस्फेट है इसे रिमूव करा देगा और इसकी जगह अपने आप को अटैच कर लेगा, और एक जो प्रोसेस है ये कैटालाइज होगा एस्पर्टेट ट्रांसकार्बोमाइलेज इस एंजाइम के प्रेजेंस में, और ये क्या करेगा कि फॉस्फेट को हटा करके अपने ऐड हो जाएगा कार्बोमाइल ग्रुप के संग। तो अब जो प्रोडक्ट बना दैट इज़ कार्बोमाइल एस्पर्टेट, और इस पूरे प्रोसेस में एक फॉस्फेट यानी फॉस्फेट ग्रुप का लॉस होगा। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है, अब कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम डाईहाइड्रोओरोटेज। अब डाईहाइड्रोओरोटेज जो एंजाइम है इसके प्रेजेंस में कार्बोमाइल एस्पर्टेट जो है वो डाईहाइड्रोओरोटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस डाईहाइड्रोओरोटेट में कन्वर्ट होने के लिए क्या होगा, हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन का लॉस होगा और वो वाटर के फॉर्म में H2O के फॉर्म में ये रिमूव हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारी, ये इतना जो प्रोसेस हमने देखा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है CPS2 और ये एक मल्टी फंक्शनल एंजाइम होता है और ये मल्टी फंक्शनल एंजाइम है। और अभी तक हमने जितने भी एंजाइम्स देखे, एस्पर्टेट, ट्रांसकार्बोमाइलेज और डाई हाइड्रो ओरोटेज, ये सभी किसी न किसी फॉर्म में ये मल्टी फंक्शन यानी CPS2 है एंजाइम, उसी के ही कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बारी बारी से मल्टी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो अभी तक ये तीनों एंजाइम जो हमने देखा, ये किसी न किसी फॉर्म में ये CPS2 सिंथेसिस 2 के ही पार्ट हैं और इसीलिए इसे हम लोग मल्टी फंक्शनल एंजाइम यूनिट भी कहते हैं। मतलब ये एंजाइम CPS2 ही है, लेकिन ये 3 रिएक्शन को अलग अलग फॉर्म में कैटेलाइज करता है और यहाँ तक जो प्रोसेस है वो प्रोसीड करता है। अब जो हमारा सबस्ट्रेट है, जो बना प्रोडक्ट है, वो सबस्ट्रेट के फॉर्म में काम करेगा, दैट इज़ डाई हाइड्रो ओरोटेट। और नेक्स्ट स्टेप के रिएक्शन के लिए, और इसमें अब जो रिएक्शन होगा दैट इज़ NAD डिपेंडेंट होगा और इसे जो प्रोसेस है दैट इज़ NAD प्लस डिपेंडेंट डिहाइड्रोजिनेशन। अब डिहाइड्रोजिनेशन मतलब इसमें से जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो अलग हो जाएगा और इसमें और फॉर्मेशन किसका कराएगा, दैट इज़ ओरोटेट का। अब जो एंजाइम इसे कैटेलाइज करेगा दैट इज़ डाईहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजिनेस। ये एंजाइम है जो इस पूरे रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा और क्या प्रोडक्ट बनवाएगा, दैट इज़ ओरोटेट। अब ये ओरोटेट जो है ये सबस्ट्रेट का काम करेगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ओरोटेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। अब क्या होगा, एंजाइम जो है ओरोटेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज मतलब राइबोस 5 फॉस्फेट का ट्रांसफ़र करवाएगा ओरोटेट के संग, मतलब ओरोटेट में ऐड करवाएगा। और वो कौन करवाएगा, PRPP। हम लोग जानते हैं कि PRPP जब भी आता है वो प्रेजेंट करता है राइबोसाइल जो राइबोस 5 फॉस्फेट को और पायरोफॉस्फेट को रिमूव कराता है। इस तरीके से ओरोटेट में जो फॉस्फेट ग्रुप है विथ शुगर मोइटी वो ऐड हो चुका है, मतलब राइबोस 5 फॉस्फेट ऐड हो चुका और जो ओरोटेट है वो कन्वर्ट हो जाता है फर्स्ट पेरेंट पायरेमिडीन न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में, दैट इज ओरोटिडिन मोनोफॉस्फेट। अब ये जो ओरोटिडिन मोनोफॉस्फेट है, अब इसमें ओरोटिडिन मोनोफॉस्फेट में डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी CO2 का उसमें से रिमूवल हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ओरोटिडिन मोनोफॉस्फेट डीकार्बोक्सिलेज। चूँकि डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है तो CO2 का रिमूवल करवाएगा और ओरोटिडिन में से जो CO2 रिमूव हो जाने के बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगा यूरिडिन मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में, दैट इज़ UMP। अब एक बार UMP फॉर्म हो गया तो ये जो UMP है ये बाकी जो हमारे RNA और DNA में जो भी पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके लिए प्रिकर्सर का काम करेगा और यूरिडिन मोनोफॉस्फेट से ये कन्वर्ट हो जाएगा काइनेज के प्रेजेंस में UDP में, यानी मोनोफॉस्फेट से डाईफॉस्फेट में। और इसमें जो फॉस्फेट डोनेट करने का काम करेगा वो करेगा ATP जो है अपना एक फॉस्फेट डोनेट करके कन्वर्ट हो जाएगा ADP में और वो फॉस्फेट कहाँ आकर के ऐड हो जाएगा, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट पे, और वो कन्वर्ट हो जाएगा यूरिडिन डाईफॉस्फेट पे। अब जो यूरिडिन डाईफॉस्फेट है इसे 3 जो प्रोडक्ट वो बनाने हैं। पहला UTP, उससे कन्वर्ट होके CTP और नेक्स्ट एक अलग पाथवे से फिर इसे डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का जो फॉर्मेशन है, मतलब UDP से UTP, UTP से CTP का सिंथेसिस किस प्रकार होता है। तो UDP जो है उसे फिर जो UDP काइनेज है, पहला जो काइनेज था दैट इज़ UMP काइनेज था, क्योंकि इसका जो सबस्ट्रेट था वो UMP था। और नेक्स्ट जो उसके UTP बनाने के लिए जो काइनेज होगा दैट इज UDP काइनेज। UDP काइनेज अब यहाँ काम करेगा और ये UDP काइनेज है वो इस UDP पे ATP से एक फॉस्फेट लेके ऐड कराएगा और उसे कन्वर्ट करा देगा UTP में। अब इसके बाद जो प्रोसेस है दैट इज़ इसके बाद बनेगा हमारा CTP। अब CTP जो है
वो सीटीपी सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में, सीटीपी सिंथेटेज क्या है, जो सीटीपी का सिंथेसिस करवाएगा। अब इस सिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है, यहाँ पर ग्लूटामिन का ज़रूरत है। अब ग्लूटामिन जो है वो एटीपी और वाटर के प्रेजेंस में ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज़ करा देगा। इसलिए क्योंकि ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है इससे वो एनर्जी लेगा, और ग्लूटामिन से ग्लूटामेट हम लोगों को पूरा इसमें यूटिलाइज नहीं करना है ग्लूटामिन का, सिर्फ उसे एक हम लोग इंटरेस्टेड है एक नाइट्रोजन ग्रुप के लिए। तो एक बार ग्लूटामिन जो अपना एक नाइट्रोजन डोनेट कर देगा इस रिंग में और उसके इसमें, और वो साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट का सिंथेसिस करवा देगा यूरिडीन ट्राईफॉस्फेट से। इस तरीके से हमारे पास में जितने राइबोन्यूक्लियोटाइड्स थे यूडीपी, यूटीपी और सीटीपी के फॉर्म में वो आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि थाइमिन जो है, क्योंकि थाइमिन का जो काम होता है वो डीऑक्सी राइबोज यानी डीएनए में होता है, तो इसे किस तरीके से हम लोग डीऑक्सी राइबोज में कन्वर्ट होता है ये। तो सबसे पहले यूडीपी जो है यूरिडीन डाईफॉस्फेट, ये थायरोडॉक्सिन के प्रेजेंस में, थायरोडॉक्सिन जो है उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा थायोरिडॉक्सिन में, और ये जो पूरा प्रोसेस होगा राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज के, मतलब इसमें रिडक्शन होगा, थायोरिडॉक्सिन में रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन होने से क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा डीऑक्सी यूरिडीन डाईफॉस्फेट के फॉर्म में। मतलब यूरिडीन डाईफॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डीऑक्सी यूरिडीन डाईफॉस्फेट में, मतलब उसका जो शुगर मॉइटी है उसके 2 प्राइम कार्बन पे एक जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा। ये प्रोसेस होगा जैसा कि हमने प्यूरिन बायोसिंथेसिस में भी देखा था, सेम प्रोसेस उसी तरीके से ही होगा। अब ये भी एक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है जो कि यूरिडीन का एनालॉग है। अब ये क्या होगा, फिर एक जो मिथाइल ग्रुप अब आ करके इस DUMP पे, मतलब डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट पे एक मिथाइल ग्रुप ऐड होगा, मतलब जो 6 प्राइम है इसका उस पर मिथाइलेशन होगा, और एक बार यूरिडीन पे मिथाइलेशन हो गया वो कन्वर्ट हो जाएगा डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट में। और ये जो एंजाइम जिस एंजाइम के प्रेजेंस में ये पूरा होगा दैट इज थाइमिडाइलेट सिंथेटेज के प्रेजेंस में। और इस तरीके से जो थाइमिन है उस पर मिथाइलेशन होता है, इसी वजह से जो थाइमिन मॉलिक्यूल है यानी जो थाइमिन पिरामिडिन है ये ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू DUMP यानी डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट के। अब चूँकि डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट हाईली रिएक्टिव होता है और तुरंत ही अपने दूसरे एनालॉग में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, बदल सकता है, इसलिए लेस स्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये अप्रोप्रिएट नहीं रहता है एज अ काम करने के लिए DNA नाइट्रोजिनस बेस इन DNA। तो DNA में UMP को नहीं ले करके डीऑक्सी TMP को लिया जाता है, यानी DTMP को वहाँ पर यूज़ किया जाता है, मतलब थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट को वहाँ यूज़ किया जाता है डीऑक्सी फॉर्म में। इस तरीके से हमने पायरेमिडीन का सिंथेसिस देखा कि किस तरीके से उसमें डी नोवो पाथवे के थ्रू पायरेमिडीन का सिंथेसिस होगा, बायोसिंथेसिस। अब हम देखते हैं कि पायरेमिडीन बायोसिंथेसिस इन सैल्वेज पाथवे। तो सैल्वेज पाथवे बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें डाइटरी जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो हम लोग प्रोटीन लेते हैं उससे जो अमीनो एसिड होता है और उससे जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं डाइटरी कंपोनेंट से, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये हम लोग जानते हैं नाइट्रोजनस बेसेस हैं, जो कि RNA और DNA दोनों में यूरेसिल जो है वो RNA में रहेगा, DNA में नहीं रहता है। थाइमिन, साइटोसिन ये दोनों DNA में रहते हैं, और यूरेसिल RNA में रहेगा और थाइमिन DNA में रहेगा। ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरीके से सैल्वेज पाथवे को फॉलो करते हुए फॉर्म होता है। Pyrimidine like purines can also serve as precursor in salvage pathway and converted to the respective nucleotides. This reaction is catalyzed by pyrimidine phosphoribosyl transferase, which utilizes PRPP as a source of ribose 5-phosphate. अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, पहले से हमारे पास नाइट्रोजिनस बेसिस है साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल के फॉर्म में, इसमें और PRP हमारे पास में है, और इस पूरा जो रिएक्शन है
इसे कैटेलाइज करेगा पायरिमिडीन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। ये एक ऐसा एंजाइम है जो पीपी से जो राइबोस 5 फॉस्फेट है उसे लेके साइटोसिन में ऐड करवा देता है। अब एक बार जब साइटोसिन में राइबोसाइल 5 फॉस्फेट ऐड हो गया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में, क्योंकि उसमें फॉस्फेट ऐड हो चुका, और ये पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे हम लोग अगर मोनोफॉस्फेट ऐड कराएंगे तो साइटोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया साइटोसिन, और जो थाइमिडीन है वो थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट पे कन्वर्ट हो गया, और यूरिडीन जो है वो यूरासिल जो है यूरिडीन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से ये सभी अपने मोनोफॉस्फेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर इसे डाई और ट्राई फॉस्फेट में कन्वर्ट होना होगा तो स्पेसिफिक जो काइनेज एंजाइम्स हैं, जैसे साइटोसिन मोनोफॉस्फेट के लिए हम लोग इसे क्या लिखते हैं शॉर्ट में, CMP लिखेंगे। तो CMP काइनेज आएगा और इसमें एक फॉस्फेट ऐड कराएगा ATP के प्रेजेंस में, तो ये CDP हो जाएगा। और अगर एक बार और जब CDP काइनेज आएगा तो ये CTP जो में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ATP। इस तरीके से ये मोनोफॉस्फेट, डाईफॉस्फेट और ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक काइनेजेस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, क्योंकि ATP जो है वो फॉस्फेट डोनर का काम करता है यहाँ पे। तो ये एकदम सिंपल प्रोसेस था। यहाँ हमने मोनोफॉस्फेट किस तरीके से बना ये देख लिया, फिर ये भी जानते हैं कि काइनेज के प्रेजेंस में वो जो डाईफॉस्फेट और ट्राईफॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो सकते हैं। अब इस तरीके से हमने सारा जो पायरिमिडीन बायोसिंथेसिस है इसका प्रोसेस समझा, और ये हमारे सिलेबस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक हम लोग ये पूरा प्रोसेस या बायोसिंथेसिस का जो बेसिक पॉइंट्स है इसे अगर नहीं समझेंगे तो फिर जो DNA म्यूटेशंस है या जो भी एबरेशंस होंगे इसे समझने में बहुत ही मुश्किल होगी। तो यहाँ तक मैंने अभी तक सारे न्यूक्लियोटाइड्स का बेसिक्स और उसके बायोसिंथेसिस का बेसिक्स को क्लियर कर दिया है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आएगा और आपके काम आएगा। तो इस लेक्चर को देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब अस।